नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लैब असिस्टेंट के चैप्टर्स के एमसीक्यू कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर पे तैयारी कर रहे होंगे और कंटिन्यूसली आप जो मैंने चैप्टर दिए हैं, जैसे कि मैंने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को पहले कर लिया था और उसके बाद हम ह्यूमन ज्योग्राफी जो है मानव भूगोल उसके अंदर एंटर कर चुके थे। 32वां चैप्टर मैंने कर लिया था। आज हमारा है चैप्टर नंबर 33 विश्व की जनजातियाँ। तो जो लोग भी आप साथ में जुड़े हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्षा जी, बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है, चिंता मत करिए, कमेंट आ रहा है आपका, मुझे कमेंट विजिबल है सभी लोगों का। तो जो लोग भी साथ में जुड़े हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, वही हमारा एक पैटर्न है कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा सकता हूँ हर चैप्टर के जितना रिवीजन हो जाए उसके अनुसार, तो आप लोग भी सब साथ में अच्छे से क्वेश्चंस को करिए। जो क्वेश्चंस आपसे गलत होते हैं उनको वन लाइनर के रूप में अपने नोट्स में अपडेट करिए और अपडेट करके उनको भी आप याद करना है। आप सभी को थ्योरी तो पढ़नी है, बट इसको भी आपको याद करना है, ठीक है। सभी का स्वागत है, प्रियंका जी, मनीष जी, प्रकाश, एसके राठौड़, प्रवीण, साक्षी, किरण, नरेश, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जनजातियों के बारे में। निम्न में से किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? आप सभी का हार्दिक स्वागत है, सभी का। वर्षा जी, हितेश जी, भावना जी, नरेश जी, सभी का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से आंसर देना शुरू करिए। बिल्कुल जितेंद्र जी, राधे राधे, जल्दी से शुरू करिए, आंसर देना शुरू करिए। किस प्रजाति के सर्वाधिक है? निग्रोइड, मंगोलॉइड, ऑस्ट्रेलॉइड या कॉकेशियस? आंसर देना शुरू कर सकते हैं आप। हाँ जी, आंसर दीजिए। बिल्कुल, कविता जी, आशा जी, वीना, गिरधारी लाल जी, भागीरथ जी, बिल्कुल ठीक है। किस प्रजाति के सदस्यों की ए और देखिए, निग्रोइड्स निग्रोइड्स वो लोग हैं जो मूल रूप से अफ्रीका के हैं, है ना। मानव की भी प्रजातियां होती है, आपको पता है। निग्रोइड्स वो लोग हैं जो मूल रूप से अफ्रीका के हैं, काला रंग है, होठ भी काले हैं, बाल थोड़े से घुंघराले टाइप के हैं, वो अफ्रीका के लोग निग्रो कहलाते हैं। मंगोलॉइड्स लोग वो हैं जिनकी आंखें छोटी हैं, कद भी कई बार छोटा हो सकता है ना। आंखें बहुत छोटी होती है, बाल एकदम स्ट्रेट होते हैं। मंगोलॉइड्स आपको मंगोलिया, चाइना, जापान, कोरिया, हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये मंगोलॉइड्स हैं, ठीक है। और फिर है ऑस्ट्रेलियोइड्स, है ना, इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलियोइड्स भी बोलते हैं। हमारे भारत का, दक्षिणी भारत का इलाका, अंडमान निकोबार पर रहने वाली जनजातियां, ऑस्ट्रेलिया के पहले रहती थी जनजातियां, वो बहुत खत्म ही कर दिए हैं यूरोप के लोगों ने, है ना। ये ऑस्ट्रेलियाइड्स या प्रोटो ऑस्ट्रेलियोइड कहलाते हैं। और कॉकेशियस, कॉकेशियस हैं आपको यूरोपियन जो लोग हैं, लंबे चौड़े, फेयर स्किन, एकदम श्वेत रंग, प्लस बाल थोड़े जो होते हैं वो थोड़े गोल्डन टाइप के होते हैं, है ना, सुनहरे कलर के बाल, ये कॉकेशियस है ना। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा आपको जो मिलेंगे संख्या के रूप में, वो मिलेंगे कॉकेशियस। सबसे ज़्यादा कौन मिलेंगे आपको? कॉकेशियस, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? कॉकेशियस होगा, ठीक है। मुझे पता है आप में से कई लोगों को बी लग रहा होगा, बट इसका सही आंसर क्या है? कॉकेशियस, ठीक है। नेक्स्ट आइए। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी की घाटी में पाई जाती है? पिग्मी जनजाति, पिग्मी जनजाति की विशेषता है कद बहुत छोटा होता है, 2.5 से 3 फीट मुश्किल से, ठीक है। कद छोटा होता है पिग्मी जनजाति का। ये आपको एग्जैक्टली कहां मिलती है? क्या करता है ये? जैम्बेसी नदी है, उसने पता नहीं ऑटो करेक्ट हो गया होगा, जाम्बोजी लिख दिया, है ना। जैम्बेजी नदी है ये,
ज़ैम्बेज़ी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। और इसका सही आंसर है कांगो नदी। इसका सही आंसर क्या है? कांगो नदी। ठीक है। और कांगो नदी विश्व की दूसरी सबसे गहरी नदी, सॉरी, विश्व की दूसरी नहीं, विश्व की सबसे गहरी नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? एस्किमो, ओरान, लैप्स, गोंड। बताइए। क्या कहेंगे? देखिए, सुमेलित पूछा है, कौन सा सही है? एस्किमो आपको पता होगा, वो जनजाति जो कि सुदूर हमारे ध्रुवीय क्षेत्रों में, ठंडे क्षेत्रों में रहती है, वो एस्किमो जनजाति है जो बर्फ के मकान बनाते हैं, जिन्हें इग्लू कहा जाता है ना। जबकि देखिए, ओरान जनजाति जो है, यहाँ जो लिखा है ओरान, ओरान जनजाति एक्चुअल में है झारखंड की, है ना। लेप्स जनजाति है, लेप्स जनजाति है स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया। और स्कैंडिनेविया में जो अभी देश है वो है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, है ना, यहाँ पर मिलती है। और गोंड जनजाति आपको भारत में ही मिलेगी। गोंड कहाँ? भारत, एमपी, महाराष्ट्र, यहाँ पर इनका सबसे ज़्यादा है। तो सुमेलित पूछा था तो एस्किमो इसका सही आंसर होगा। कौन सा सही सुमेलित है? चलिए, कौन सा सही सुमेलित है? बोलिए। बोलिए, क्या बोलेंगे? डी आ रहा है आपका आंसर, बुशमैन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आंसर सही है, बुशमैन, है ना। अब यहाँ पे एस्किमो लिखा है, एस्किमो को आप लिख सकते हैं ध्रुवीय प्रदेश। ठीक है। फिर है पिग्मी, पिग्मी कहाँ पर? कांगो। ठीक है। बुंदू, पश्चिमी अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, खास करके इनका एक देश है सेनेगल। ठीक है, बाकी तो आप समझ गई। खोई और बुशमैन, एक जनजाति और लिख देता हूं मैं, बुशमैन के साथ साथ एक जनजाति का नाम और याद रखेंगे। क्या नाम है? खोई। खोई और बुशमैन, ये जनजातियां कहाँ की हैं? ये जनजातियां कालाहारी मरुस्थल की हैं। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बर्बर मोरक्को, इनुइट कनाडा, सेमांग इंडोनेशिया, वेद्दा श्रीलंका। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बोलिए। बोलिए, क्या कहेंगे? देखिए, इसका सही आंसर है सेमांग, है ना। बाकी सारे ठीक है,
सेमांग जनजाति जो है ये दक्षिणी थाईलैंड और मलेशिया में मिलती है। दक्षिणी थाईलैंड और मलेशिया में मिलती है सेमांग। बाकी इन्युइट ये भी एक ट्राइब है, ये कनाडा में, अलास्का में आपको मिलेगी, कनाडा और अलास्का। ठीक है, बर्बर हो गया मोरक्को, ये सही है। विद्या ये हो गई श्रीलंका की। ठीक है, जूलू एक जाति है जिसका संबंध किससे है? जूलू एक कबीला है पूरा, इसका संबंध किससे है? जल्दी बता दीजिए, जूलू का संबंध किससे है? जूलू ये हमारे, हम वो पढ़ते हैं ना भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, तब भी आता है ये जूलू। नहीं, क्या आंसर कहोगे? जूलू का सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका, है ना, जूलू। आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना हो, नेल्सन मंडेला को भारत रत्न भी दिया हुआ है। नेल्सन मंडेला को क्या दिया हुआ है? भारत रत्न। ठीक है, गांधी जी जब अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में, तो 1906 में एक जूलू विद्रोह हुआ था। जूलू ट्राइब ने अंग्रेजों की अधीनता मानने से मना कर दिया था, तो उस ट्राइब ने रिबेलियन कर दिया था। अंग्रेजों ने उनके खिलाफ बड़ा मतलब युद्ध किया है बाकायदा जूलू लोगों के खिलाफ। तो गांधी जी उस जूलू विद्रोह में अंग्रेजों की तरफ से गए थे, मेडिकल का काम किया था वहां पे, और इसी जूलू विद्रोह में अंग्रेजों की तरफ से सर्विस देने के कारण, सहायता देने के कारण गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि मिली थी। समझ रहे हैं आप? तो जूलू जनजाति का संबंध किससे है? दक्षिणी अफ्रीका से है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही है, सही बताना है आपको, कौन सा एक सही सुमेलित है, बता दीजिए। देखिए हेमाइट और सेमाइट ये दोनों जो ट्राइब्स हैं, ये रहती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं कौन से देश? इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया। इरिट्रिया और सोमालिया। ठीक है, तो हेमाइट और सेमाइट दोनों आपको वहां पे मिलेंगे। फिर सकाई आपको मिलेंगे इंडोनेशिया में। सकाई कहां पर हो जाएगा? इंडोनेशिया में। और बुशमैन तो होते ही कहां पे है? बोत्सवाना थोड़ा साउथ अफ्रीका, है ना, बोत्सवाना साउथ अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मध्य एशिया, अल्पाइन, कांगो बेसिन, नेग्रिटो, कालाहारी, बुशमैन, स्कैंडिनेविया, नॉर्डिक। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मध्य एशिया, अल्पाइन, कांगो बेसिन, नेग्रिटो। बहुत बढ़िया भाई, सही आ रहा है आपका आंसर, सही आ रहा है आपका आंसर। कांगो बेसिन जो है, नेग्रिटो वहां नहीं मिलता है, नेग्रिटो मिलता है अंडमान निकोबार। नेग्रिटो जनजाति के जो लोग हैं वो कहां पर रहते हैं? अंडमान और निकोबार आइलैंड में रहते हैं। ठीक है,
तो ये वाला मैच नहीं कर रहा है, बाकी सारे मैच कर रहे हैं। मध्य एशिया की जो जनजातियां हैं वो अल्पाइन रीजन की कहलाती है। यहाँ की जो वनस्पति है उसे अल्पाइन वनस्पति भी कहा जाता है। कालाहारी हो गई, बुशमैन और खोई। स्कैंडिनेविया है ना, स्कैंडिनेविया को एक्चुअली, स्कैंडिनेविया के अंदर नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क देश आते हैं। इन्हें और अगर इसमें अपन फिनलैंड और आइसलैंड को भी जोड़ दें तो इसे नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। तो ये पूरा क्षेत्रीय नॉर्डिक कहलाता है। इन्यूइट लोग नहीं पाए जाते हैं, इन्यूइट लोग नहीं पाए जाते हैं। आराम से देखो, अगर ज्योग्राफी में आपको ये पता है कि ये जो ऑप्शन लिखे हुए हैं ये कहाँ कहाँ पे है, तो आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, देखो ये कहाँ कहाँ पर है। देखो ढंग से देखो, मतलब पड़ोसी पड़ोसी देखो ना, पड़ोसी पड़ोसी समझ जाओगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक। देखो अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा, तीनों पड़ोसी हैं। समझ रहे आप, तीनों क्या हैं, पड़ोसी हैं। समझ रहे आप। जबकि स्वीडन इनसे बहुत दूर है। स्वीडन यूरोप में आ जाता है। स्वीडन कहाँ आ जाता है, यूरोप में। जबकि ये तीनों उत्तरी अमेरिका का भाग है। समझ रहे आप। कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, लैप्स। कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, बोलिए। कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए स्कैंडिनेविया, जहां पे स्कैंडिनेविया में कौन कौन से देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। समझ रहे आप, इनको क्या कहते हैं, स्कैंडिनेविया। यहां पे मिलती है लैप्स जनजाति। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है, बताइए। भारत में हमने जनजातियों का जो विभाजन किया है, वर्गीकरण किया है ना, उसका आधार क्या है, बताइए। जल्दी से आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। आर्थिक स्तर कैसे होगा राजा, है। देखिए हम जब कभी भी जनजातियों की बात करते हैं तो आपने देखा होगा प्रत्येक जनजाति की संस्कृति, संस्कृति में क्या आ जाता है, उनके रीति रिवाज आ जाते हैं, उनकी भाषा, बोलियां, सब कुछ उसी में आ जाता है। समझ रहे आप। सांस्कृतिक विशेषीकरण और उनका आवास जो है, देखिए आवास कैसे, इसमें देखिए बड़ी बड़ी चीज है आवास। आपने इस चीज को इग्नोर कर दिया, आपने इस चीज को इग्नोर कर दिया। हो सकता है कई बार कई सारी जनजातियों की प्रैक्टिस सेम मिले परंतु उनका एरिया अलग है। जैसे कि झारखंड में रहने वाली जनजातियां, राजस्थान में रहने वाली जनजातियां, इनके आपको सामाजिक, उनके सांस्कृतिक विशेषताओं में बहुत अंतर मिलेगा। आप दक्षिण भारत की जनजातियों में चले जाइए, आपको अंतर मिलेगा। आप मरुस्थल की जनजातियों में चले जाइए, अंतर मिलेगा। आप किसी पहाड़ी प्रदेश जो बहुत ऊंचाई पर रहते हैं, गद्दी वगैरह, उनमें चले जाइए, अंतर मिलेगा। तो आवास एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जनजातियों के विभाजन के लिए। एस्किमो के बारे में किसने कहा था, उनके जीवन के समस्त पक्ष शिकार पर आधारित हैं। हमारे सिलेबस में एस्किमो को विशेष रूप से डाला गया है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट वगैरह किसी ने दिया है तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, एस्किमो, बुशमैन हमारे सिलेबस में डायरेक्ट दिए हुए हैं। तो बोलिए, एस्किमो के बारे में किसने कहा था कि उनके जीवन का समस्त पक्ष शिकार पर आधारित है, बताइए। एस के राठौड़, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर है क्या, हम्बोल्ट। इसका सही आंसर क्या है, हम्बोल्ट। ठीक है, ओके नेक्स्ट आइए। बुशमैन का चावल किसे कहा जाता है। बुशमैन जनजाति जो है, क्या चीज बहुत वो उससे खाते हैं,
बुशमैन जनजाति। कालाहारी मरुस्थल में, और एक मरुस्थल और है बोत्सवाना, कालाहारी और बोत्सवाना, वहां पे ये जनजाति निवास करती है। और एक चीज है जो मतलब इनके भोजन का मतलब कि प्रमुख अंग है, इसको बहुत तेजी से खाते हैं ये। तेजी से तो क्या खाते हैं, मतलब खाते ही खाते हैं। क्या चीज है वो? ये बिल्कुल सही बता रहे हैं रमेश, ये है चींटियां। समझ रहे हैं आप? चींटियों को सुखा के या डायरेक्ट ही, है ना, ये लोग खाते हैं, है ना। चींटियां इनके भोजन का एक बहुत प्रमुख विषय है, वो है। एस्किमो द्वारा शिकार में जो एक विशिष्ट शस्त्र प्रयोग किया जाता है वो क्या है? एस्किमो, बताइए। एस्किमो। बोलिए। चींटियां जो अंडे देती है ना, उनके वो अंडे ऐसे लार्वा की तरह होते हैं, वो चावल जैसे दिखते हैं, ये खाते हैं। चींटियां वो वाली मत समझना मकोड़े पकड़ के खा लिए, ठीक है। ओके। एस्किमो का बिल्कुल सही आ रहा है, हार्पून कहते हैं। ये आगे ऐसा एक चाकू सा लगा हुआ होता है, पीछे लंबा डंडा होता है ना। क्योंकि क्या है, बर्फ के ऊपर खड़े होकर इनको शिकार पकड़ना पड़ता है, तो उस हार्पून से ये अपना शिकार पकड़ते हैं। बिल्कुल सही है, हार्पून। गौंड जनजाति द्वारा ढालों पर सीढ़ीदार खेतों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? गौंड जनजाति मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आपको मिलेगा, है ना। तो क्या है, सीढ़ीदार खेती तो आप समझते होंगे, है ना। पहाड़ की ढलानों पर की जाने वाली कृषि की बात हो रही है। ये इसको क्या कहते हैं? हम्म। झूम यहाँ कहाँ आ गया यार? झूम कृषि वहां होती है कहाँ पे? आसाम में। और आसाम में गौंड जनजाति नहीं मिलेगी आपको। समझ रहे आप? आपने सीढ़ीदार कृषि को झूम समझ लिया है, और वो भी आसाम में होती है। आप गौंड जनजाति को देखो, इसका सही आंसर है पेंडा। इसका सही आंसर क्या है? पेंडा। समझ रहे हैं आप? झूम कृषि असम में की जाती है, असम में गौंड है ही नहीं। एस्किमो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? हम्म। एस्किमो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बोलिए। देखिए, एस्किमो शब्द का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। समझ रहे आप? एक्चुअल में इतने बर्फीले इलाके में रहते हैं कि वहां पे आग पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल से लगा पाते हैं, तो इनको कच्चा मांस खाने की आदत है। समझ रहे हैं? एस्किमो का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो द्वारा जनजाति द्वारा शीतकाल में बर्फ से बनाए गए गुंबदाकार घर को क्या कहा जाता है? बता दीजिए। हम्म। गुंबदाकार घर को क्या कहा जाता है? ये तो आपको आता होगा, इसमें गलत मत करना। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है इग्लू। क्या कहा जाता है? इग्लू। एस्किमो पुरुषों द्वारा शिकार के लिए उपयोग की जाने वाली चमड़े वाली नाव को क्या कहते हैं? नाव। ये नाव की बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। नाव की बात हो रही है। सही बात है, इग्लू हमारे बचपन की किताब में भी था, इग्लू।
यही मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मुझे पता था आप स्लेज पे टिक करोगे। ये कह रहा है चमड़े की नाव, ये नाव बोल रहा है भैया, नाव। स्लेज तो गाड़ी होती है, वो स्कीन वाली गाड़ी होती है ना, जिसके नीचे वो लोहे की ऐसी पट्टी लगी हुई होती है, जो बर्फ के ऊपर रेंडियर खींचता है या कुत्ते खींचते हैं, वो स्लेज गाड़ी है। ये नाव है, नाव। नाव कायाक कहलाती है। नाव क्या कहलाती है? कायाक। स्लेज तो एक गाड़ी की तरह होती है। स्लेज किसकी तरह होती है? एक गाड़ी की तरह होती है, समझे? हाँ। माउपोक शिकार पद्धति का संबंध किस जनजाति से है? माउपोक, बोलिए। बिल्कुल सही मनीष, बिल्कुल सही। ये एस्किमो की प्रजाति, एस्किमो जनजाति की एक टेक्निक है, जिसमें क्या करते हैं कि वो एक कांटा सा लटका के, कोई जैसे बर्फ बिल्कुल जमी हुई है ना, उसमें छोटा सा खड्डा करते हैं, फिर कांटा सा डाल के वहां पे बैठ जाते हैं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि शीतकाल में क्या होता है कि मछलियां वगैरह सब ऐसे गर्म पानी की तलाश में नीचे चली जाती हैं, तो ये इंतजार करते हैं उनके ऊपर आने का। इसी को माउपॉक शिकार पद्धति कहा जाता है। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बुशमैन। ठीक है, बिल्कुल सही है। कौन सी? बुशमैन। बुशमैन राइस किसे कहा जाता है? देखिए, इसका भी आंसर आप अब ऑप्शन के हिसाब से दीजिए, ऑप्शन के हिसाब से दीजिए। पीछे मैं ये बोलना चाह रहा था, बट मुझे पता था आगे एक क्वेश्चन और है, इस वजह से मैंने इसको रहने दिया। ठीक है, आंसर दीजिए। जी हाँ, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, 136 पोस्ट है। बिल्कुल, आप जाइए, फॉर्म भरिए। हम्म। देखिए, बुशमैन राइस की जो बात हुई ना, मोस्टली तो वो चींटियों के अंडे ही हैं। मतलब चींटियां ही, चींटियों के अंडे को ही बोलते हैं। बट इनमें यह है कि चींटियों की जगह अगर दीमक का लार्वा भी मिल गया, दीमक का लार्वा भी मिल गया, तो ये उसका भी उपभोग करते हैं। समझ रहे हैं आप? मैं वापस बोलता हूं, चींटी और दीमक में से किसी एक को चुनना हो तो चींटी को चुनना। ठीक है? और अगर दोनों साथ में लिखे हो, चींटिया और दीमक, तो दोनों को चुनना है। चींटी दीमक में से कोई एक चुनना है, चींटी और दीमक में से कोई एक चुनना है तो चींटी चुनना। ठीक है? और जनरली मेरे को पता है कि चींटी या दीमक एक ही आएगा। ठीक है? बट ये दोनों चीजों को खाते हैं, चींटियों के लार्वा को भी खाते हैं और दीमक के लार्वा को भी खाते हैं। ठीक है? ओके, दोनों तरीके से पूछ लिया मैंने। बुशमैन जनजाति जल संचयन के लिए किनके अंडों के खोल का प्रयोग करती है? हाँ भाई, लैब असिस्टेंट के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म भर दीजिए। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, है ना? सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, उसी से आंसर आ जाएगा ये। सबसे बड़ा अंडा किसका है? शुतुरमुर्ग का है। किसका है? शुतुरमुर्ग का। बिल्कुल ठीक आंसर है। भील शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है और इसका अर्थ क्या है? भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? गोंड के बाद सर्वाधिक जो हमारे यहाँ पे जाति रहती है ना, वो भील ही है। गोंड के बाद, गोंड प्रथम है।
आबादी के मामले में गौंड प्रथम है, फिर भील आते हैं। भील शब्द जो आया है द्रविडियन शब्द से आया है और एक्चुअल शब्द है बील। क्या है? बील। बील का अर्थ होता है तीर कमान, समझ रहे आप? बील का ही क्या हो गया? भील। भील जनजाति का मुख्य रणघोष क्या है? भील में तो आप कभी अटकोगे नहीं, मुझे पता है ना, क्योंकि आपके राजस्थान जीके में भी आता है ये। हाँ जी। देखिए इस तरह के जो प्रश्न हैं आपके, ये मैंने टैली किया है वगैरह, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके इस बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोई मना नहीं है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही है। भील जनजाति का युद्ध कोश है क्या? फायरे फायरे, बिल्कुल ठीक है। भील समाज में कन्या का मूल्य देना पड़ता है, जिसे क्या कहा जाता है? भील समाज में कन्या का जो मूल्य देना पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए। हम्म। भील समाज में जो कन्या का मूल्य देना पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? भील समाज में कन्या का मुल्क दापा कहलाता है। भीलों का मुखिया, भीलों का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। जो भील के गांव का मुखिया होता है, टेक्निकली भीलों के गांव का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। ठीक है। राजस्थान में भीलों का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में लगता है? सही बात है, बोलो। सही है। हम्म। भीलों का कुंभ माना जाता है ये मेला, बेणेश्वर धाम मेला, सोम माही और जाखम नदियों के संगम पर शिवरात्रि पे लगता है। उस समय माघ का महीना होता है। कौन सा? माघ का महीना होता है। और टेक्निकली उस समय कौन से महीने आते हैं अपने? जनवरी फरवरी आते हैं। समझ रहे हैं आप? माघ महीना इसी में आता है, जनवरी फरवरी में। ओके। गौंड जनजाति में दिप्पा कृषि का क्या अर्थ है? हम्म। देखिए इसका आपको ये लेना पड़ेगा, है ना, झूमिंग या स्थानांतरित कृषि। देखिए झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि स्थानांतरित कृषि के लिए हमारे यहाँ पे प्रयोग होता है, बट एक्चुअल में झूम जो होता है वो कहाँ पे होता है? वो असम में होता है। ठीक है, इसलिए मैंने वहां पे ये लिया था आंसर। झूम शब्द नहीं है ना। स्थानांतरित कृषि जैसे राजस्थान के अंदर आप देखोगे, राजस्थान के अंदर आपको भीलों द्वारा जो स्थानांतरित कृषि करते हैं ना, वो चिमाता और दजिया, या फिर राजस्थान में स्थानांतरित कृषि का नाम है वालरा या वात्रा। ऐसे ही गौंड जनजाति की जो स्थानांतरित कृषि है उसका नाम क्या है? दिप्पा। इसने झूमिंग लिखा है, वो झूमिंग सिर्फ एक प्रकार है। ठीक है। गौंड जनजाति के नाम स्वयं को किस नाम से पुकारते हैं? हम्म। देखिए गौंड जनजाति के लोग स्वयं को कोईदूर या कोल कहते हैं, कोल। ठीक है, कोईदूर या कोल। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। गौंड समाज में गांव का मुखिया किस नाम से जाना जाता है? ये गौंड समाज की बात कर रहे हैं। गौंड समाज में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? हम्म।
गौड़ समाज में गांव का मुखिया पटेल या मुखादम कहलाता है। पटेल या मुखादम, बिल्कुल ठीक है। गौड़ जनजाति की जो बोली है वो किस भाषा परिवार से संबंधित है? गौड़ जनजाति की जो बोली है वो किस भाषा परिवार से संबंधित है? क्या कहोगे? देखिए, हमारे जो उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं ना, वो इंडो आर्यन परिवार की भाषाएं हैं। जैसे कि आप पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, अवधी, ये सब, बंगाली, ये सब इसमें आती हैं। दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं उन्हें द्रविडियन भाषाएं कहा जाता है, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। गौड़ भाषाएं की जो उत्पत्ति है वो तमिल भाषा से मानी जाती है, जो कि द्रविडियन भाषा है। कैसी है? द्रविडियन भाषा। ठीक है, ओके। तो दोस्तों आज इतने ही सवाल थे, बिकॉज ये चैप्टर छोटा है। हमारे इसमें 4 ही जनजातियाँ लिख रखी हैं और मैंने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर्स, इसके एमसीक्यूज आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप तो लगातार अब आगे चलते रहिए। अगला चैप्टर 34-35 रहेगा, है ना, और सो ऑन चलता रहेगा। पहले मानव भूगोल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आर्थिक भूगोल लेंगे, और फिर सबसे लास्ट में मैं भारत भूगोल वगैरह लूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपके फ़ायदेमंद होगी। और क्लास देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको ना समय ख़राब नहीं करूँ। जितने क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकता हूँ उन्हीं पे मेरा सारा फोकस रहता है। ठीक है, ओके। तो देखिए प्रकाश जी, आप थोड़ा सा मेरे साथ ही चलते रहिए। मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको तैयार करते रहिए। अच्छा, आपका तैयार हो जाएगा। पीडीएफ वगैरह हम करवाते हैं, आप किताब के इंतज़ार में मत रहिए, है ना। मैं आपको यहीं पे सारे क्वेश्चन करा दूंगा। मेरे क्वेश्चन कराने का एक और मतलब है, मैं आपका साथ साथ में पूरी कोशिश करता हूँ कि रिवीजन भी करा दूँ, चैप्टर का रिवीजन भी करा दूँ। और मज़ा ज़्यादा तब आएगा जब आप पहले से टॉपिक पढ़ के आओगे, उसके बिना मज़ा नहीं आएगा। वीडियो लेक्चर आपके पास अवेलेबल है, और मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, आप देखो तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, पर आप जो मैंने पीडीएफ डाल रखी है ना, उस पीडीएफ को पढ़ के आया करो। चैप्टर की जो पीडीएफ है ना, उसको रोज पढ़ के आया करो। जैसे अब मैं पहले से बोल रहा हूँ, अगला चैप्टर का टेस्ट मैं 34 और 35 का लूँगा। ठीक है, तो आप पीडीएफ को पढ़ के आइए, ताकि आप भी मेरे साथ क्या है, थोड़ा सा देखो, जब सामने से आंसर आते तब मुझे भी मज़ा आता है, आप लोगों उसके भी आंसर यहाँ सही निकलते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। ठीक है, तो अच्छा हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। और ऐसा नहीं है कि मैं एमसीक्यू करा के गायब हो जाऊंगा, नहीं। उसके बाद हम मिक्स पेपर लेंगे। मिक्स पेपर समझते हैं ना आप, हर तरफ से क्वेश्चन ले लेके आपके सामने में लेके आऊँगा। कभी 50, 75, 100 क्वेश्चन, इस तरीके से हम क्लासेस करते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और जो लोग मेरे साथ पुराने से जुड़े हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो रही होगी। एग्ज़ाम आ चुका है, फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। फॉर्म भर दिया है तो ओके, नहीं भरा है तो भर दीजिए जल्दी से, है ना। और थोड़े शांत रहिए, आपकी तैयारी है, आप चिंता मत करिए। अपना फर्स्ट पेपर पे भी थोड़ा ध्यान देना, फर्स्ट पेपर की भी हम क्लासें करवाते हैं, उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, बाकी मैं रोज़ आता रहूँगा, आप उसकी चिंता मत करिए, है ना। अभी कोई छोटे चैप्टर होंगे तो मैं उनके 2 चैप्टर की एक क्लास ले लूँगा, थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद जितेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। थैंक यू।